भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन सबसे जरूरी इसलिए है कि इसकी नींव ही सबसे बड़े झूठ पर रखी हुई है। वह यह कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं। दूसरा कारण यह है कि इस इतिहास पर कोई भी सवाल उठाते ही आपको प्रतिक्रियावादी, हिंदू राष्ट्रवादी और न जाने क्या क्या कह दिया जाएगा। तीसरा कारण यह है कि मिथकों के जवाब में हमें मिथक ही सुनाया गया है। चौथा कारण यह है कि तथ्यों और सबूतों की रोशनी में जब आप बात करेंगे तो वामपंथी कांग्रेसी धड़े के तथाकथित इतिहासकार आपकी बातों का कोई जवाब देने ही नहीं आएंगे, और आएंगे तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ेंगे। आर्यों के विदेशी होने का सारा मसला भाषा वैज्ञानिक तरीके पर है, लेकिन यह न भूलें कि वह सिद्धांत दिया किसने था। विलियम जोन्स ने, जिसे सर भी कहा जाता है। विलियम जोन्स ने। और 17वीं शताब्दी से पहले इस सिद्धांत का कोई नाम लेवा नहीं था। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के दौर से इसको जोड़ करते थे। दूसरी बात यह कि अगर आर्य कहीं बाहर से आए थे तो उन्होंने समस्त वेदों में कहीं भी एक बार भी अपनी जन्मभूमि को याद क्यों नहीं किया? एक बार तो बनता है भाई। तीसरी बात, वेदों में जिस मुंजवंत पर्वत का उल्लेख है वह तो पंजाब में पाई जाती है। सारे संदर्भ संस्कृति के 4 अध्याय से। चौथी और सबसे अहम बात, प्रख्यात मार्क्सवादी इतिहासकार रामविलास शर्मा भी इस मिथ को तोड़ते हैं। वे लिखते हैं, दूसरी सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व में जब बहुत से भारतीय जन पश्चिमी एशिया में फैल गए तब ऐसा लगता है उनमें द्रविड़ भी थे। इसी कारण ग्रीक आदि यूरोप की भाषाओं में द्रविड़ भाषा तत्व मिलते हैं, यथा तमिल परी यानी जलना, ग्रीक पुर माने अग्नि, तमिल अत्तन माने पीड़ित होना, ग्रीक अलगोस यानी पीड़ा, तमिल अन पिता, ग्रीक अत्त पिता। यूरोप की भाषाओं में 12 से 19 तक संख्या सूचक शब्द कहीं आर्य पद्धति से बनते हैं, कहीं द्रविड़ पद्धति से। पांचवी बात यह है कि अगर आर्य कहीं और से आए, जो अक्सर कहा जाता है रूस या ईरान या यूरेशिया से आए, तो इतनी बड़ी यात्रा के दौरान कुछ तो अवशेष कहीं न कहीं छूटने चाहिए। कोई हड्डी, कोई राख, हालांकि कहीं कुछ नहीं है। छठी और अंतिम बात इस संदर्भ में यह है कि जब स्वराज प्रकाश गुप्त, एसपी गुप्ता ने रोमिला थापर के इस सिद्धांत को चुनौती दी थी तो थापर ने उन्हें बौद्धिक जगत से बदर करवा दिया था। यह है उनके इतिहास लेखन का सच। हमें सबसे पहले तो प्रश्न पूछने की जरूरत है। आखिर प्रश्न पूछने की मनाही करना किस इतिहास लेखन का और किस विद्वत्ता का हिस्सा है? हमें यह मानने में कोई हर्ज नहीं है कि ताजमहल वही है जो हमें बताया गया है, प्रेम की मजबूत इमारत है। लेकिन अगर हम जानना चाहें कि अगर आखिर शाहजहां के पहले के कागजातों में इसका उल्लेख क्यों नहीं है, क्यों है? ताज के बाहरी हिस्से में लगे लकड़ी की कार्बन डेटिंग से उम्र 11वीं सदी पता चलती है, और शाहजहां के दरबारी कागजों में कहीं भी इससे संबंधित कोई उल्लेख नहीं है। कई यूरोपीय पुरातत्वविदों और आर्किटेक्ट ने इसको हिंदू मंदिर जैसा बताया है। तो इन सवालों तक को सुनने से क्या परहेज है? आखिर इन सवालों को आप सुनेंगे क्यों नहीं? इतिहास का पुनर्लेखन इसलिए जरूरी है कि हमें पता चल सके कि हमारे यहाँ स्त्री शिक्षा की समृद्ध परंपरा रही है। हमारी ऋषिकाएं लोपा, अपाला, घोषा आदि इत्यादि रही हैं, जिनके कई मंत्र वेदों में हैं। हमें इतिहास फिर से लिखना चाहिए ताकि पता चले कि मुरैना में 64 योगिनी का एक मंदिर है जिसे शिव संसद कहते हैं, जो 9वीं 10वीं सदी का है और जो बिल्कुल उसी तरह का है जैसी आज की भारतीय संसद। तो क्या यह मुमकिन है कि लुटियंस की 20वीं सदी की इमारत की नकल 9वीं सदी के लोगों ने कर ली? हमें इतिहास फिर से लिखना होगा ताकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, रानी अबक्का आदि के बारे में पता लगे, ताकि हम एक बार में यह मान लें कि हम किसको मिथक मान रहे हैं और किसे इतिहास। यदि महाभारत मिथक है तो वह संपूर्णता में माने, फिर एकलव्य की कहानी भी मिथक क्यों नहीं? रामायण मिथक है तो केवट, शंबुक और शबरी की कहानी क्यों नहीं मिथक है? यदि ये मिथक नहीं है तो सारा कुछ इतिहास क्यों नहीं है? दरअसल हमने सोचना और पूछना छोड़ दिया है। ये आखिरी पैरा है, आप लोग चट रहे हैं। नहीं चट नहीं रहे, ये हम लोग चूंकि हम तो पढ़े हुए हैं इसलिए हमें इतिहास फिर से लिखना होगा ताकि जान सकें कि गोवा के सभी हिंदुओं का क्या हुआ। उनकी मूर्तियां, रहन सहन के तरीके, बर्तन, जेवर जैसी कोई भी चीज वहाँ क्यों नहीं मौजूद है? हमें 14वीं सदी में मौजूद चोल राजाओं द्वारा बनाई गई सूर्य घड़ी के बारे में जानने के लिए इतिहास को फिर से लिखना ही होगा। हमें नालंदा, वैशाली, चोल, पांड्य, चालुक्य आदि राजाओं, अपनी मूर्ति भित्तियों, शिल्पों, महलों को उजागर करना ही होगा
हमें अपनी गौरवशाली परंपरा को याद करना होगा, ताकि भारत का शेक्सपियर न कहा जाए, ब्रिटेन का कालिदास कहा जाए, भारत का नेपोलियन नहीं, फ्रांस का समुद्रगुप्त कहा जाए। और यही होगी इतिहास की सही धारा। ये तो एक और बात है कि ये इसमें ईमानदारी बरते हैं कि एकदम उतने ही उसी चीज को लिखे हैं बस। अब वाला नॉलेज को काफी मतलब ये- अब इनका नॉलेज तो हम लोग देखते हैं 2003 का पर्चा काही है बात सर। पर्चे को बस चाहते हैं। वो पर्चा जो मैंने लिखा था, अब तो इसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत सारी। एक इसमें बड़ा रोचक चीज ये है कि यह आप लोग तो सब जान रहे हैं इस बात को, लेकिन वेद जो हम लोगों के लाइट में जो आज वेद को जिस रूप में देख रहे हैं, ये भी अगर भक्ति द्राविड़ आई तो अच्छा, भक्ति द्राविड़ आई ये संस्कृत का श्लोक है, हिंदी का नहीं। हाँ, भक्ति द्राविड़ हिंदी में रामायण लाए, हाँ। भक्ति द्राविड़ उपजी आनंद रामायण। हाँ, ये तो खैर हिंदी वाला, लेकिन संस्कृत का है, श्लोक है और बहुत पुराना वो है। श्रीमद् भागवत का है भाई। हाँ, श्रीमद् भागवत से भी हम पुराना चाचा जी को दे रहे हैं। हाँ, वो श्लोक श्रीमद् भागवत का है। ये हिंदी में जो बौद्धिक चोरी हुई है, यहाँ ज्ञान अभी और आपको ये- हम भेजेंगे कि कहाँ से है ये बात और कैसे ये लोग ज्ञान करते और हैं। वैराग्य जहाँ पे जब होता हम है और- इसको फिर अपने मन से काउंटर करके पढ़ रहे थे तो हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर। ये तो संस्कृत भी कह रहा है कि द्राविड़ से है, तो संस्कृत वाले क्यों कह रहे हैं? अब बता रहे हैं आपको ये प्रीटेक्स्ट। वेद के साथ एक रोचक बात है कि जिस रूप में हम लोग वेद को आज पढ़ रहे हैं, ये दक्षिणे से है। जब विलियम जोन्स और ये जो पूरा ये था एशियाटिक सोसाइटी और ये, तो उन लोग को जरूरत जब पड़ी, पहली बार उन लोग देखे कि वेद को मैंने कौन बताएगा हम लोगों को, तो खोज होने लगी। तो नॉर्थ